आदाब नाजरीन, हाईटेक टीवी की जानिब से मैं जावेद नसीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम लेकर। जी, ये प्रोग्राम कोविड-19 और लॉकडाउन के हवाले से आज हमने मुरत्तिब किया है और आज के हमारे मेहमान हैं जनाब इलियास शरफुद्दीन साहब। इनके बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि ये अपने मुल्क हिंदुस्तान की बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं, एक बड़े आला दर्जे के टीवी डिबेटर हैं और इन्होंने पिछले 4 सालों में 22 चैनल पे लगभग 1400 से भी ज़्यादा टीवी डिबेट किए हैं, जो कि मुख्तलिफ उन्वान और मुख्तलिफ टाइटल के तहत ये डिबेट्स हुए हैं। और इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनकी जो बातें हैं, इनकी जो प्रेजेंस है, इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे। लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज का ये प्रोग्राम बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है और आज हमारे मेहमान भी बहुत ही ख़ास हैं। लिहाजा इनके एक एक सवाल पे आप सिर्फ देख कर न गुजर जाएं, बल्कि ध्यान दें, क्योंकि इनके सवालों में कुछ ऐसे जवाबात मुज़मिर होंगे कि जो आपके लिए जानना, जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले अपने चैनल में हम जनाब इलियास शरफुद्दीन साहब का इस्तकबाल करते हैं। जनाब बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने ये वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए और हमारे चैनल को ये इज़्ज़त दी कि आप हमारे चैनल पे आए। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपने नाजरीन के लिए आज का प्रोग्राम शुरू करें प्लीज़। जी, आप प्रोग्राम के शुरू करने से पहले अगर आप हमारे नाजरीन से कुछ कहना चाहें तो। मैं कहूँगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाईटेक न्यूज़ के तमाम मैनेजमेंट और नाजरीन को हर किस्म की बीमारी बला से महफूज रखे रब्बुल आलमीन, और इस रमज़ान की तमाम नेमतें और बरकतें नसीब फरमाएँ और उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाएँ और हमारे मुल्क और दुनिया में फिर से सलामती, सेहत और आफ़ियत का अल्लाह ताला दौरा कर दे हर जगह, और हर किस्म के फितनों से हमारे मुल्क और दुनिया को अल्लाह महफूज रखे रब्बुल आलमीन। आमीन। तो मेरा पहला सवाल जनाब इलियास साहब आपसे यह है कि कोविड-19 के बाद हिंदुस्तान को मामूल के मुताबिक अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उस पर आने में कितना अरसा लग सकता है? देखिए, जितने भी एक्सपर्ट्स को हम सुन रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से लेके यहाँ तक, और जितने भी एक्सपर्ट्स हमको अपना अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं, एक बात उन्होंने वाजे कर दी है कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो आमतौर पर कहा जा रहा है, इसके साथ ज़िंदगी को गुजारना अब हमें सीख लेना चाहिए। जी, ये वायरस ख़त्म होने का नाम इतनी जल्दी नहीं ले रहा है, और जब तक फिर हम कहेंगे कि अल्लाह का हुक्म ना हो, ये हटने वाला नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसकी कोई पर्टिकुलर वैक्सीन भी मार्केट में अभी तक ऑथेंटिक लेवल पर नहीं आई है। जी, कहीं से हम कुछ सुन रहे हैं, कहीं से कुछ सुन रहे हैं। यूएई से स्टेम सेल एक्टिवेशन का हमने इलाज सुना, इंडिया और यूएई से, सऊदी अरब से हमने प्लाज्मा के बारे में सुना, वैसे ही बांग्लादेश से 2 एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल के बारे में सुना, वैसे ही अभी डोनाल्ड ट्रंप हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन ले रहे हैं इन दिनों, सिप्ला की बनी हुई। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला है एक्सपर्ट्स का कि इस वायरस के साथ ज़िंदगी गुजारने का एक आम तौर पर हम नज़रिया बना लेना चाहिए, और आइंदा 2 साल तक हमारा मुल्क भारत हो या वर्ल्ड का कोई भी मुल्क हो, खास तौर पे वेस्टर्न नेशंस ये बात तय कर चुके हैं कि आसानी से नॉर्मल सी आने वाली नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कोविड-19 के आने के बाद जो एक निज़ाम दुनिया है, जो जीने का ढंग है, ये बिल्कुल बदल चुका है। और अब शायद लॉकडाउन के बाद जब एक हम नई ज़िंदगी की तरफ कदम रखेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़ई हो चुकी होंगी, और जहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़ई हो चुकी होंगी और वाक़ई हो भी रही हैं, जिसका हम मुशाहदा कर रहे हैं। लॉकडाउन ने काफ़ी मुतासिर किया है पूरे एक तरह के निज़ाम को, इंसानी जो एक जीने का निज़ाम है उसको मुतासिर किया है। लेकिन हमने देखा कि इसमें कुछ तबके ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा मुतासिर हुए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर से ये जो मज़दूर और किसानों का जो तबका है, इसको इस लॉकडाउन के पीरियड ने और कोविड-19 ने किस तरह से अपनी लपेट में लिया और इसके क्या निकले हैं रिजल्ट्स? आपके सवाल के पहले हिस्से का मैं ये जवाब दे दूं कि यकीनन लाइफ विल नॉट बी द सेम अगेन। अब जिंदगी बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहेगी। हम जो अब्रप्टली लाइफ गुजार लेते थे, कहीं भी चले गए, कहीं भी आ गए,
कहीं भी ठहर गए, कहीं भी खा लिए, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ गए जी। और किसी भी यानी कि मॉल में चले गए, थीम पार्क में चले गए, हमारे जो एक एक्टिविटी का हिस्सा हुआ करती थी, पिकनिक्स पे निकल गई। लेकिन अब मैं समझता हूँ मेजर चेंजेस हमारी लाइफ में आना लाजिम हो गया है इस वायरस की वजह से। अब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग की होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो इस्लाम में जायज़ नहीं है। हम किसी को जात पात की बुनियाद पे या बीमारी की बुनियाद पे अलग नहीं कर सकते। फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अब हमारे एंटरटेनमेंट हो, हमारा एजुकेशन सेक्टर हो, हमारा बिजनेस सेक्टर हो, तमाम के अंदर मेजर चेंजेस आ गए हैं और इसके साथ हमें आगे जिंदा रहना है। दूसरा आपके सवाल का हिस्सा था कि किसानों के ऊपर इस वायरस का क्या असर पड़ा है। जी। एक तबका आपने कहा कि कुछ ज्यादा असरअंदाज हुआ है, उसमें लेबर और किसान का तबका इंडिया जैसे, भारत जैसे मुल्क में ज्यादा असरअंदाज हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से जो लॉजिस्टिक्स को धक्का लगा, ट्रांसपोर्टेशन को जो धक्का लगा, उसमें किसान अपनी सप्लाई को खेत से मार्केट तक नहीं ला सका, व्यापारी मार्केट से, मंडी से जो सोसाइटी तक नहीं ला सका और सोसाइटी पे लोग खरीद नहीं सके। जैसा तैसा जिसके हाथ जो लगा बिक गया, नहीं बिका तो फसलें खराब हो गई, सड़ गई, फेंक दी गई। तो अब किसानों का और लेबर तबका सबसे ज्यादा अफेक्टेड मुतासिर हुआ है। तो हम बिल्कुल देख भी रहे हैं और हम हाईवे से लेकर ट्रैक, रेलवे ट्रैक तक एक बात वाज़ेह तौर पर नजर भी आ रही है। जी जी जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो हमें नज़र आ रही हैं, ये जो मजदूरों का तबका है और ये जो माइग्रेंट्स हैं ख़ास तौर से उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तो हम वीडियोज़ में और सोशल मीडिया के ऊपर वो देख रहे हैं। लेकिन इससे परे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इस बारे में क्या आपको लगता है कि हमारा ये जो यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किस तरह से मुतासिर हुआ है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलता है मटेरियल पर, लेबर पर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह पर, इन बुनियादी चीजों पर। बिल्कुल। एक भी चीज अगर मिस हो जाती है, मटेरियल नहीं आया फॉर एग्जांपल, तो मैन्युफैक्चर सेक्टर को हिट होना लाजिम है। गाड़ियां नहीं चली, ट्रक नहीं चली, मटेरियल नहीं आया, ट्रेन नहीं चली, मटेरियल नहीं आया। लॉकडाउन में मजदूर तबका इतना हताश हुआ कि घर बार छोड़ के हाईवे पे निकल गया अपने गांव जाने के लिए, फैक्ट्रियों से निकल गया। फैक्ट्रीज के अंदर ओनर्स 2-3 महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाए, नतीजे में यानी 1 महीने से ज्यादा सॉरी, और नतीजे में और ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा अफेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इसलिए आप देखेंगे मूडीज ने हमारी इंटरनेशनल रेटिंग भारत की AAB से AAC पर कर दी है बोलकर सुनने में आया है और नीचे गिरा दी है। और हमारा GDP इस साल बता रहे हैं कि 0.05 पर रहेगा या 0.5 पर रहेगा। तो फिर उस 5 ट्रिलियन का क्या होगा? 5 ट्रिलियन टन के बारे में तो मैं आपको इतना बता दूं कि 5 ट्रिलियन टन का ख्वाब जो था जी, ख्वाब अच्छा था, नीयतें सही नहीं थी। एक जो तज्जिया मैंने किया, देखा कि ये जो लोगों ने माइग्रेंट्स की मैं ख़ास तौर से बात करूंगा क्योंकि उनकी जो तस्वीरें नज़र आई, उनके जो हालात नज़र आए तो उसने वाकई दिल को बिल्कुल लर्जा के रख दिया। माइग्रेंट्स ने जस्ट लॉकडाउन के बाद फ़ौरन मूव करना शुरू नहीं किया था। उन्होंने एक अरसे तक, एक ख़ास मुद्दत तक इंतज़ार किया कि उनके लिए कोई राह निकाली जाएगी, कोई सरकार की स्ट्रेटजी होगी। जब उनको कुछ ऐसा नज़र नहीं आया तो उन्होंने एक आम तौर से यह फैसला किया कि जब मरना ही है तो फिर अपने वतन जाके क्यों ना मरा जाए। और फिर उन्होंने जब ये सफ़र करना शुरू किया तो उस वक्त के भी जो नज़ारे देखने में आए वो बहुत ही रिक़्क़त आमेज़ थे, क्योंकि जो रवैया सामने आया एडमिनिस्ट्रेशन का ख़ास तौर से, तो बहरहाल ये चीज़ें तो एक तरह से अब ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। कहीं पे हम कुछ कर पाते हैं, कहीं पे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ देखा जाए तो इन चीज़ों का आने वाली नस्ल के मुस्तक़बिल पे भी असर हुआ है या हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जो आपका एजुकेशनल फील्ड है, जहाँ पे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और इस तरह की जो संस्थाएं हैं, ये भी काफ़ी हद तक अफेक्टेड हुई है। लाजिम। और ये चीज़ ऐसी है कि चूंकि ये वक्ती नहीं है, जी, लॉन्ग टर्म, इसका ये लॉन्ग टर्म है और इसका एक असर हमारे आने वाली नस्ल पे भी मुरत्तिब होगा। तो इस बारे में इसको आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हमारी बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो गई हैं, इनको फिर ट्रैक पे आने में कितना वक्त लग सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जो बहुत ही तकलीफ दा पहलू है, जिस पर हमारी नस्लें रोएगी, वो है जो मजदूर पासपोर्ट लेकर दूसरे ममालिक को गए थे कमाने के लिए जी,
उनको लाने का हमने भरपूर इंतजाम किया। जी जो मजदूर राशन कार्ड लेकर हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट आया था, जी उसको मरवाने का हमने पूरा इंतजाम किया। सही। मैंने गुजारिश की थी लॉकडाउन के दूसरे दिन, घर पर राशन पहुंचा दीजिए प्लीज। 80% मसला हल हो गया। घर पर 500 रुपए से 1200 रुपए पहुंचा दीजिए प्लीज, उसके दूध और दवाओं का मसला हल हो गया। सही। फिर अगर बाहर दिखा तो आप डंडे बरसाइए। घर पर राशन पहुंचा दीजिए, घर पर दवाओं और दूध के पैसे पहुंचा दीजिए, उसके बाद अगर बंदा बाहर दिखा आप एक्शन लीजिए। जी आप राशन पहुंचा दिए, 1200 रुपए पहुंचा दिए, वो 1200 घर को भेज देगा। हो सकता है घर में माँ बाप है बूढ़े, हो सकता बीवी तो बच्चे हैं, 1200 भी गांव को पहुंच जाते हैं, तो 20 से 25 दिन का राशन आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको राशन घर पे मिल गया, ये शहर में खा लेके जिंदा है, गांव में वो चले गया। इस ज़मन में इलियास साहब मैं एक बात आपसे ये कहूँगा कि जब से एक बहुत बड़ा वाक़या हमारे मुल्क में हुआ डीमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का सिलसिला, उस वक्त से लेके अब तक अगर हम सरकार के उनकी जो एटीट्यूड का या उनकी जो फैसलों का या उनकी प्लानिंग्स को अगर हम देखें, उनका तज्जिया करें, हर जगह पे एक ही बात नज़र आती है कि कोई भी प्लान लिया गया, कोई भी एक्शन किया गया, दैट वाज विदाउट एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। इंडीड किसी भी चीज़ में कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, बस एक जैसे ये लॉकडाउन का भी सिलसिला जब किया गया 22 तारीख के बाद फिर 23 तारीख से इसको बिल्कुल जारी कर दिया गया। हालांकि उस 4 घंटे के टाइम इनके अपने मामलात थे तो वो रुका हुआ था, फिर अचानक 4 घंटे के जो है पीरियड पे मैं इसमें आपको 2 बातें बताऊंगा जावेद भाई। पहली बात, 27 जनवरी 2020 को हमने एक वीडियो रिलीज की थी इंग्लिश और उर्दू में, कुरान हदीस और मॉडर्न साइंस की रोशनी में कोविड के ऊपर, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ने 30 जनवरी को रिपोर्ट किया और कई दूसरे न्यूज़पेपर्स ने कॉपी किया उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में, बांग्ला लैंग्वेज से लेकर कई लैंग्वेजेस में कॉपी हुआ। उसमें हमने वार्निंग दी थी कि ये वायरस अगर वुहान से बाहर निकला और अगर अल्लाह ना करे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों जैसे मुल्क के हिंदुस्तान में आ गया तो बर्बादी लेकर आएगा गरीबों के लिए, 70 से 80 करोड़ गरीबों के लिए। मिडिल क्लास जी लेंगे, हायर मिडिल क्लास जी लेंगे, लोअर मिडिल क्लास और सी क्लास बिल्कुल तबाह हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये बात को हमने 27 जनवरी को कहा। यूरोपियंस आ रहे हैं, करीब 15 लाख से ज्यादा वेस्टर्नर्स एयरपोर्ट्स पर आए, 90% से ज्यादा गैर मुस्लिम, उसमें से कई लाख आश्रमों को गए। और ये बात अब बताने की तो है नहीं, दुनिया जान गई है कि इंटरनेशनली ये लाने दिया गया है वायरस को, ये आया नहीं। अगर आप जिस तरीके से लॉकडाउन शहर और गांव में करके जूते मार रहे हैं, खाली एयरपोर्ट्स पे लॉकडाउन कर डालते हैं आप, भारत को बचा लिए थे। बिल्कुल। प्यारे नबी साहब ने फरमाया जहां भी प्लेग आए तुम जाओ मत, वहां से निकलकर किसी को आने मत दो। सही। सिर्फ ये एक हदीस पर अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी के अमल हो जाता, काबतुल्लाह के रब की कसम भारत बच जाता। ये देखा जाए अगर तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में हर बात में, हर हादसे में, हर सानहे में एक ना एक पॉलिटिकल एंगल निकाल दिया जाता है। यस, ये बड़ी ही शर्म की बात है कि इस वक्त भी ऐसे हालात में भी हमारे मुल्क में पार्टियां जो हैं वो अपना सियासी मफाद ढूंढने में लगी हुई हैं और यही देख रही है कैसे फ़ायदा उठाया जाए। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि मैं इस पर आपको एक छोटा पॉइंट दे दूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडिंग ये बनाई, इस्लामिक रेडिकल प्रीचर इलियास शरफुद्दीन वॉर्न द गवर्नमेंट अगेंस्ट कोविड-19 एज ए पनिशमेंट फ्रॉम अल्लाह। ये हेडिंग बनाई जा रही है, जबकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बर्बादी लाएंगा संभलिए, चाइना में जैसा आ रही है। चाइना फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चरली और फाइनेंशियली बहुत आगे था, समझ गया। हम नहीं है उसके टक्कर पर। तो आप जो बताए कि एक पॉलिटिकल एंगल वो कहीं भी घुसा दिया जाता है, यकीनन आपकी बात सही है, मैं मुत्तफिक हूं। नहीं, क्योंकि मैंने जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं भी तमाम चीज़ों का जायजा ले रहा हूँ और जहाँ तक जो सूरत हाल नज़र आती है, एक तो मुझे एक चीज़ और भी नज़र आती है कि ये जो कुछ भी होने दिया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही अनस्पेसिफाइड हैं। इसके पीछे उसका कोई रीज़न, कोई लॉजिक समझ में बात नहीं आती है, लेकिन वो चीज़ें न सिर्फ ये कि करवाई जा रही हैं, बल्कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप वो करें। अभी हालिया एक चीज़ सामने आई, आपने देखा कि अचानक सारी चीज़ें, इबादत गाहें बंद है, हॉस्पिटल बंद है, स्कूल बंद है, लेकिन दारू की दुकान, शराब दुकानें खोल दी गई।
और उसके बाद ये वजह पेश की गई कि अपने देश की आर्थिक जो है व्यवस्था को और अवस्था को सुधारने के लिए ये कदम सरकार ने उठाया है। आपको जावेद भाई हैरत होगी ये जानकर, इटली और अमेरिका में और यूके में सबसे ज्यादा मॉर्बिडिटी रेट, मौतें जो हुई हैं, उसकी बुनियादी वजह साइंटिस्ट बताए वीक इम्यून सिस्टम, और वीक इम्यून सिस्टम की बुनियादी वजह बताए तंबाकू और शराब। जी, आपके सिस्टम को, हमारे सिस्टम को वीक करता है तंबाकू और शराब। बिल्कुल। और अमेरिका से लेके, इटली से लेके यूके तक सबसे ज्यादा मौतें उसी वजह से हो रही है। नहीं, इम्यून सिस्टम को वीक करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम सभी सबसे को बड़ी बात यह है कि जो रीजन पेश किया गया अपने आर्थिक व्यवस्था को, इकोनॉमी, मैं अभी उसी पर आ रहा था, क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि तुम्हारा सिस्टम वीक होता होने दो, तुम मरते मरो, लेकिन आर्थिक व्यवस्था जो है, फाइनेंशियल सेक्टर जो है, जो रेवेन्यू तुम्हारी जेब से हमको लेना है, हम लेके रहेंगे। 70s और 80s के पिक्चर में एक विलन हुआ करता था जो दारू की भट्टी चलाता था, और हीरो इंस्पेक्टर हुआ करते थे, डैशिंग यंग एंग्री मैन, अमिताभ बच्चन वगैरह, जो जाके वो भट्टी को पूरा तोड़ते थे और मारते हुए लाके उसको जेल में बंद करते थे। आप गालिबन, अगर आप थोड़ा, आपका हमारा बचपन रहा होगा, एक आध तो पिक्चर ऐसा दौर जहालत में नजरों से गुजरी है, राइट? आज की तारीख में वो जो विलन है भट्टी चलाने वाला, वो हमारे नेता लोगों की शक्ल में यहाँ मौजूद है कि भाई तुम सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग तोड़ो, लाइन बना के एक दूसरे पे कूदो, दुकानों पे कूदो, लेकिन शराब खरीदो कैसे भी। दो जोक चल रहे थे सोशल साइट्स पर, मेरी नजरों से गुजरे। अब समझ में आया कि शराबी के पैर लड़खड़ाते क्यों हैं, क्योंकि उसके कांधों पर देश का बोझ होता है, देश को संभाला देने की बात होती है। और दूसरा, आज से किसी भी बेवड़े को गाली नहीं देना भाई, उनकी वजह से देश चल रहा है। ये बात तो इतनी गंदी और इतनी भद्दी बात हमारे सामने आई है कि हम पैसों के लिए किस हद तक गिर। अब मैंने एक सवाल किया टीवी डिबेट में, मैंने पूछा आज शराब की वजह से आप इकोनॉमी चल रही बोल रहे, कल को अल्लाह ना करे आपके जहन में बैठ जाए कि प्रोस्टिट्यूशन की वजह से इकोनॉमी चलने की बात आ जाए, तो क्या कल को आप उसको लीगलाइज कर डालते इंडिया में, माँ बहन बेटियों की इज्जत को? तो आज मियार, सोच का मियार, पॉलिसी का मियार बहुत घटिया और सही तौर पर आ गया है, जिसकी वजह से देश को इतनी बर्बादी देखना पड़ रही है। एक्चुअली देखिए, हर मुल्क में, हर समाज में उसके अपने कुछ एथिक्स होते हैं, बराबर, और जिसके ऊपर ही वो मुल्क चलता है या वो कौम चलती है। हमारी जो हिंदुस्तानी कौम जो अभी उसकी जो हालत है, हमारे यहाँ से एथिक्स नाम की जो चीज़ थी वो खत्म हो गई है। अब क्या है कि सिर्फ मफाद की बात रह गई है, अपने फायदे की बात रह गई, और सबसे ज्यादा सत्ता में बने रहने की बात रह गई, एट एनी कॉस्ट, चाहे क्या चकले लगता लग जाए। ये आप अगर आप देखेंगे कभी के जो हालात हैं वो भी इसी तरफ बिल्कुल बेनहू इशारा कर रहे हैं कि इन्हें सत्ता में रहना है, लिहाजा सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक ये जाएंगे, और ये जा रहे हैं। राजीव त्यागी, अलका लांबा और कांग्रेस के सीनियर लीडर जी अक्सर ये बात इन दिनों ट्विटर पर कह रहे हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, जी, खाली मैं नजरिया बता रहा हूं, बिल्कुल, कि एमएलए खरीदने के लिए रिजॉर्ट है, पैसा है, एसी बसेस है, प्लेन है, उनको ले जाने के लिए, जी, गरीब मजदूर के लिए खड़ी हुई बसेस का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक हमारे पास एक नई सोच आ गई है, जो सत्ता में बने रहने की एक इंतहाई गंदी मिसाल के तौर पर दुनिया में देखी जा रही है। और दूसरा जो चीज समझ में आई, पार्लियामेंट के लॉकडाउन को आपने इतना डिले किया कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आपको गिराना था, दूसरों को आपने यही तो सारा खेल था भाई खेल तो यही था, क्योंकि इन्होंने ये जो इनएक्शन आए हैं, तो वहां की गवर्नमेंट के गिरने के बाद ही फिर उसके बाद में ये फिर एक्शन में आए हैं, लेकिन जब तक तो बहुत ज्यादा ही नुकसान, जब तक चिड़िया चुग गई खेत, बहुत ज्यादा गली गली हम बात को फैला चुके थे। बहरहाल मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हमने कहा है कि सरकार ने हमारी जो है एक बहुत ही गुर मंत्र निकाला कि जो हमारे देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था की हालत है, इसको संभाला देने के लिए अगर कोई चीज़ संभाला दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, और वो है शराब। और सरकार ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया, लोगों को इस बात की इजाज़त दे दी। मैंने यहाँ तक देखा अपने इलाकों में कि जहाँ जहाँ पे पुलिस की पोस्टिंग थी कि वहाँ पे बाहर निकलने हुए लोगों को बेतहाशा मारा जा रहा है। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तो सर सब्जी लेने जा रहे हैं, नहीं जाना। लेकिन अगर किसी ने ये कहा कि दारू की बोतल लेने जा रहा हो तो कहते जाओ। ये एक अजीब नज़ारा देखने को आया, मतलब जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे मुल्क में कभी इस तरह के भी नज़ारे देखने को मिलेंगे। बहरहाल तो ये जो इकोनॉमी की हालत दिन ब दिन जो डामाडोल होती चली गई,
और सरकार ने अपने तौर से जो भी स्ट्रेटेजी अपनाई, आपको क्या लगता है कि इंडियन इकोनॉमी पर जो इस लॉकडाउन के क्या क्या असरात मुरत्तिब होंगे, खास तौर से बुनियादी एतबार से? मैं आपको जरा सा और इस बारे में थोड़ा सा अपने सवाल को बढ़ाना चाहूँगा कि बहुत कई चीज़ें हैं जिनका हमारे इकोनॉमी से बराह रास्त ताल्लुक़ है, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर है, ऑयल एंड गैस है, उसके बाद रेलवेज है, उसके बाद एयरक्राफ्ट्स हैं। तो इन चीज़ों का हमारी इंडियन इकोनॉमी से बिल्कुल एक बराह रास्त ताल्लुक़ है। लॉकडाउन का ये जो अरसा अब तक हमने गुजारा और अभी और भी जो सूरत हाल आगे है, आपको क्या लगता है कि ये इसके इंडियन इकोनॉमी पे किस तरह के इफेक्ट्स आएंगे? कोविड से पहले ही हमारी इकोनॉमी आईसीयू में थी जी। 2014 में हम 7.8 से लेके 8% जीडीपी मेंटेन कर रहे थे। जी। हमारे फॉरेन रिजर्व्स भरे हुए थे और हमारा माशाल्लाह प्रोडक्टिविटी रेट एग्रीकल्चर का ऑलमोस्ट 7.2% चल रहा था प्रोडक्शन रेट, और हमारे पास माशाल्लाह हंगर इंडेक्स में हम बहुत आगे इंप्रूव करके चले गए थे, क्योंकि बहुत मनरेगा की वजह से और दूसरे स्कीम्स की वजह से गरीबों को खाना मिल रहा था, किसानों को खाना मिल रहा था, लेबर तबके को खाना मिल रहा था, प्रोडक्शन सेक्टर हमारा ऊपर चल रहा था। 2014 के पहले की बात बोल रहा हूं। जी। 2014 में आए बीजेपी सरकार लेके मोदी जी, कुछ तूफानी करते हैं बोल के शुरू करे, उसके बाद लेकर आए नोटबंदी, फिर लेकर आए जीएसटी, डबल वैमी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सारी चीजें तूफानी तो थी ना? हाँ, तूफानी ऐसा तूफान था कि जिसके साथ पूरा भारत बह गया उसमें। एम्फन और सुनामी ये भी फेल हो गए, बिल्कुल जो है वो बर्बाद कर दिया। वो तूफान रियल में दिख के आता। ये तूफान डिजिटल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिकल तूफान था, जो हम तो ठहरे हुए थे, हमारी पूरी बैकिंग को बहा के लेके चले गया रात। बिल्कुल। तो नतीजा ये हुआ कि 7.8 की जीडीपी आ गई 1.5 पर। मेरे अल्फाज नहीं है, वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट बोलते अपने आप को, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के राज्यसभा के एमपी जी, उनके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। आप चेक कर लीजिए ट्विटर से लेकर ब्लॉग में 1.5%। तो ये 7.8 से 1.5% जब आई है, जब कोरोना वायरस या कोविड-19 का कोई अभी तस्करा मार्केट में नहीं था। सही। 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 0.8% पे आ गया था 7.2 से, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना गिर गया था, राहुल बजाज चिल्ला रहे थे कि ना डिमांड है, ना लोग खरीदने आ रहे, हमारे पास प्रोडक्शन पड़े हुआ है, अब विकास आएगा तो क्या आसमान से टपकेगा क्या, पूछ रहे थे वो। यानी इस हद तक उन्होंने गुस्से में आ गए थे। तो ये कोविड से पहले का है। तो कोई भी अगर इंडियन इकोनॉमी के बारे में ये बताए कि कोरोना वायरस की वजह से तबाही आ गई, भाई ने तो सब अच्छा चल रहा था, नंबर 1 का झूठा है उन्हें जावेद भाई। 6 सालों में बीजेपी सरकार ने ऑलरेडी इकोनॉमी को आईसीयू में पहुंचा दिया था। अब आईसीयू में जाने के बाद अचानक कोविड आया तो समझिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर खराब हो गए। अब उसके बाद जो सिलसिला है, आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं, गॉड सेव द कंट्री, अल्लाह ही बचाए, बस अल्लाह ही बचा सकता है। 12.5 करोड़ गैर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट गया है, 12.5 करोड़। मेजर रिप्लेसमेंट हुआ है मजदूरों का, जो वापस आकर फिर से काम पे लगने को इतना आसान नहीं रहेगा। बड़े बड़े सेक्टर्स जीरो के लेवल पे आ गए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स रुके हैं। 66 बिलियन डॉलर के घोस्ट बिल्डिंग्स खाली नोएडा के और गोरेगांव वगैरह के सेक्टर के अंदर, बॉम्बे और दिल्ली के सेक्टर में एनपीए की वजह से, नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से, ये तमाम चीजें मिलके मैं इतना कहूंगा, अमन सलामती को बदनीयती से भारत के अंदर क्या धक्का दिया, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से लेके पूरों की जिंदगियां तबाह। ये बेसिक रूल ये है कि कोई भी कंट्री के सक्सेस के पीछे पीस और स्टेबिलिटी देखी जाती है जी। अमन और सलामती और इस्तेकामत रही। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप पैसा लगाते हैं, कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं, रोजगार मिलता है, प्रोडक्शन निकलता है, लोग खरीदते हैं, पूरी चेन चलती है। सही। वहां पर अमन और सलामती नहीं है, इस्तेकामत नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, आप पैसा लगा, नियत सही नहीं है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कुछ भी करते हैं, किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, अब्दुल्ला सुकून में ना आए
जी। अब्दुल्लाह की जिंदगी सेटल ना हो, हाँ। अब्दुल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट ना दिखे, ये टारगेट लेके अगर निकलेंगे, हाँ। फिर अल्लाह ही बचाए देश को, सही है। अल्लाह ही बचाए। लेकिन ये भूल जाते हैं ना कि हम अगर किसी के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट नहीं देखना चाहते तो कहीं ना कहीं वो रद्द-ए-अमल घूम फिर कर हमारे चेहरे पर भी आएगा, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा मुनसिफ है और उससे बड़ा मुनसिफ ऊपर बैठा है, और अल्लाह के फैसलों में देर तो हो सकती है, अंधेर तो बहरहाल नहीं है। हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी जनाब इलियास साहब से इसी तरह, लेकिन ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आप लोगों से फिर ब्रेक के बाद, और फिर कुछ हमारे और भी सवालात होंगे जिनका जवाब हमारे इलियास साहब देंगे, और ये आप लोगों की मज़ीद जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का राज छुपा है आपके मुंह की सफाई और दांतों की मजबूती में, तो ख्याल रखिए और दांतों से जुड़ी हुई किसी भी तकलीफ के लिए कांटेक्ट कीजिए रीडिज़ाइन बंजारा हिल्स सिटी सेंटर के बगल में। रीडिज़ाइन। ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं जावेद नसीम अपने देखने वालों की खिदमत में हाजिर हूँ आज का बहुत ही ख़ास प्रोग्राम लेकर, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं जनाब इलियास शरफुद्दीन साहब। हम इनसे बातें कर रहे थे कोविड-19 की और लॉकडाउन के जो असरात मुरत्तिब हुए हैं मुल्क पे और मुल्किर पैमाने पे, तो हमने इनसे कुछ सवालों के जवाब हासिल किए थे। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए इनसे मैं अगला सवाल जो करना चाहूँगा वो ये कि ये जो लॉकडाउन हुआ है जनाब, जिसको तकरीबन 2 महीने से भी अब ज़्यादा का वक्फा गुजर चुका है, पड़ने वाला है, और किस तरह से बैंकिंग सेक्टर्स इस क्राइसिस के पीरियड से बाहर निकाल पाएंगे खुद को? बैंकिंग सेक्टर के बारे में मैं 2 बातें आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि ये कोविड से पहले भी हिंदुस्तान का बैंकिंग सेक्टर कई वजूहात की वजह से मुतासिर था जी। आप देखेंगे 1,86,000 करोड़ आरबीआई से मोदी गवर्नमेंट ने निकाल लिए जी। आप देखेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन्स की वजह से एक के बाद एक बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, जिसमें हाल ही में हमने यस बैंक का नाम सुना बिल्कुल जी। और आप देखेंगे कि कई बार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लोन्स को गवर्नमेंट ने माफ़ किया है। 66,000 करोड़ का लोन पिछले कुछ महीनों में माफ़ किया है, जिसमें मेहुल चौस्की का लोन है, नीरव मोदी का लोन है, 2200 करोड़ बाबा रामदेव का लोन माफ़ किया गया है, और आप देखेंगे कि ओवरऑल 6 लाख करोड़ से ज़्यादा बैड लोन्स को मोदी गवर्नमेंट ने माफ़ किया है। तो ये जो माफ़ किया बोल देना आसान है, ये इन रियलिटी होता यूँ है कि ये हज़ारों लाखों करोड़ बैंक्स ने दिए हैं और वापस आए नहीं, और ये पैसा होता है आपका और मेरा जो बैंक में जमा होता है। बिल्कुल। तो कल को बैंक ने तो हमें ये पैसा वापस करना होता है, लेकिन बैंक को ये पैसा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला नहीं है। अब हमारे इंडिया का एक मसला ये है, गरीब किसान या मिडिल क्लास फैमिली बिजनेसमैन अगर लोन ना दे तो उसकी नली पे ठहर के उसकी जायदाद को खर्क कर लिया जाता है, उसकी जायदाद को सीज कर लिया जाता है, वो फांसी लगा के मर जाता है, नदी में कूद के मर जाता है, पेस्टिसाइड्स खा के मर जाता है। लेकिन सैकड़ों कई केसेस, हजारों केसेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब अमीर लोग हजारों करोड़ माफ करते हैं हमारे पास, तो उसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज का एक हिस्सा चला जाता है, मीडिया का एक हिस्सा जाता है, और दूसरे सेक्टर्स को हिस्सा जाता है, तो कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता। उसमें बैंक के डायरेक्टर्स और ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो पूरे स्कैम को बैड लोन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलकर कुछ सालों के लिए कोने में रख दिया जाता है, फिर गवर्नमेंट एक स्कीम निकालकर वो पूरा माफ कर देती है। तो ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर हमारा नेक डीप इसमें आया हुआ था। अब कोविड की वजह से क्या उस पर और ज्यादा असरात मुरत्तिब होंगे? यकीनन होंगे। वो कैसे? 3 महीने के लिए निर्मला सीताराम महाराजन ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आप अपने EMIs मत दीजिए। लोगों ने सोचा कि ना ही दीजिए, लेकिन वो ना ही दीजिए नहीं था, 3 महीने के लिए आप पोस्टपोन करिए। बहुत मजेदार ये चुटकुला छोड़ा गया है, और अगर इसकी तफसील मैं चाहूंगा कि हमारे देखने वालों को जरा इस मॉरेटोरियम की तफसील बताएं। असल हुआ यूं कि जब उन्होंने कहा इतने प्यारे जुमलों में और बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में कि द EMIs of 3 months will be given as relief to all the people who are facing the lockdown, तो पब्लिक ने ये सोचा कि 3 महीने की EMI आपने हमने भरना नहीं है जी। लेकिन था ये वो प्रोसेस कि वो सिर्फ
3 महीने के लिए पोस्टपोन हुई और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपसे वसूल की जाएगी। एग्जैक्टली इसमें सबसे मजेदार पहलू यही रहा कि हमने ये समझा था कि शायद सरकार की तरफ से हालात को पेश नजर ये रिलीफ दी जा रही है कि हमें 3 महीनों चूंकि आमदनी का कोई जरिया नहीं है तो जो हमारे EMIs उसको सरकार शायद माफ कर देगी, और अगर माफ ना भी करे 3 महीनों के बाद अगर हमें यकमुश्त उसकी अदायगी करनी भी पड़े तो शायद इंटरेस्ट का हिस्सा माफ कर दिया जाएगा। ये अंदाजे लगाए जा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि फिर बैंकों की तरफ से SMS आए कि आप ये कतई ना समझें कि आपकी EMI को माफ कर दिया गया है या आपके इंटरेस्ट को माफ कर दिया गया है। साहब पैसे तो हम आपसे पूरे निकालेंगे, आपके जो EMI के प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी, उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो भी, उस पे जो सर्विस टैक्सेस लगते हैं वो भी, और 3 महीने तक जो आपने EMIs अदा नहीं किए हैं पूरा उसे जोड़कर उस पे जो इंटरेस्ट लगता है हम आपसे वो भी वसूल करने वाले हैं। ये सबसे बहुत ही ये बस सबसे यानी कि लास्ट नेल इन द कॉफिन अंग्रेजी में कहते हैं, बिल्कुल यानी कि ताबूत की आखिरी कील साबित जो हो रही है। ऐसा है कि हम लोगों को हर जगह पे जो हिंदुस्तानी अवाम है, स्पेशली जो टैक्स पेयर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, इन्हें बिल्कुल या तो चौगत समझ लिया गया है या बलि का बकरा समझ लिया गया है कि जब भी जरूरत पड़ती है वो तलवार और छुरी और जो है वो हमारे ही गर्दन पे पड़ती है। मसला ये है कि इन दिनों बहुत ज्यादा अवाम के जहनों पे हावी कर दिया गया है नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म नहीं, नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म के नाम पर दे दर पे हथौड़े बरसते जा रहे हैं और इतने हथौड़े बरस रहे हैं कि पूरी पीठ लाल हो गई। लेकिन नेशनलिज्म का ऐसा चस्का सामने से नजर कराया जा रहा है कि ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है, वरना आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। पूरी कौम को, हिंदुस्तानी कौम को एक ऐसे ख्वाब में मुब्तला कर दिया गया है, उसकी ताबीर ऐसी ऐसी दिखाई जा रही है कि हर शख्स उस ताबीर को पाने के लिए सब कुछ खोने को तैयार है और खोता चला जा रहा है। अब ये हमारे हिंदुस्तानी कौम की अक्ल की दाद देनी चाहिए कि नज़र से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, गहराई तक भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब हमारी जहनी हालत ऐसी कर दी गई है कि अब हम कुछ बोल नहीं पाते। मसला ये है, देखिए अंग्रेजी की कहावत है, इट इज नॉट द एक्टिवनेस ऑफ द रास्कल्स व्हिच स्पॉइल द सोसाइटी, इट इज द इनएक्टिवनेस ऑफ द गुड पीपल व्हिच स्पॉइल द सोसाइटी। एग्जैक्टली बुरे लोग मेहनत करते बल्कि सोसाइटी खराब नहीं होती, अच्छे लोग जो खामोश बैठ जाते हैं वो बुराई होने पर, उससे सोसाइटी तबाह होना शुरू होती है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है ना कि अच्छे लोगों ने जब भी जुबान खोलने की कोई ऐसी कोशिश की है या कोई ऐसा अमल किया है कि जिससे दूसरों को जगाया जा सके, तो हमेशा से ऐसी जबान को या तो खामोश कर दिया गया है या उस हस्ती को ही मिटा दिया गया है। ये भी हमारे यहाँ तो हो रहा है। ये नॉर्मल चीज जस्टिस लोया से शुरू हुई जी जी, उसके बाद चलते चलते जाकिर नाइक से लेके आप देखेंगे परसों अहमदाबाद मिरर के रिपोर्टर को सिर्फ फेक वेंटिलेटर लगाए गए हैं वहां के सिविल हॉस्पिटल में सीएम रूपानी के दोस्त की कंपनी की तरफ से, ये स्टोरी बताने पर UAPA लगा के जर्नलिस्ट को अंदर कर दिया गया है। 1 साल तक बेल नहीं उसकी। इतना स्ट्रिंजेंट कानून जो गद्दारों के लिए लगाया जाता है, बिल्कुल अब पत्रकारों के लिए लगाया जा रहा है, जर्नलिस्ट के लिए लगाया जा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन में नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो ये एक हिस्सा है। तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में बता दूं आपको, ऑलरेडी वो दलदल में था, अब हालात और तबाह हुए तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है अब वो बढ़ेंगे। बढ़ने की वजह बता देता मैं आपको। अवाम का एक तबका ये सोचेगा अमीर लोग डुबा के चले जा रहे हजारों करोड़, मेरा क्या है, 25 लाख 30 लाख 35 लाख है, मैं भी केस लड़ता हूं, पैसे नहीं बढ़ता, साल भर में 10 साल लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी सीज का सकड़ते देखूंगा मैं। ये है, इसे कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट। बैंक के सेक्टर पे से भरोसा उठ जाता है। और जब ये एतमाद और एतबार उठ जाता है तो कारोबार के पूरे सेक्टर को धक्का लगता है। सबसे बड़ा धक्का लगता है लेंडर्स, जो पैसा बैंक देती है उनको सबसे बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि पैसा हाथ से निकल गया बैंक के, बंदे ने जायदाद ले ली या कुछ भी ले ली, रात वो कारोबार उसने वाइंड अप किया, वो पैसे को उसने कहीं बाहर शिफ्ट कर दिया, बैंक से कहा कि मैं क्या कहते हैं आप उसको, मैं बिल्कुल नुकसान में आ चुका हूं, बैंक्रप्सी फाइल कर रहा हूं, अब केस लड़ूंगा, मैं आपके पैसे तो नहीं देता। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल नज़र आती है वो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही प्लान्ड वे में होती हैं, और ये जो बैंकों का कर्जा माफ़ करना और ये सारी चीज़ें, ये भी एक तरह से एक स्कैम का ही हिस्सा हम समझते हैं कि ये भी एक स्कैम ही हुआ ना। ये बहुत बड़े ऊंचे पैमाने पर रूलिंग क्लास को साथ लेकर ये स्कैम है। ये स्कैम के तहत अभी तक आज़ादी से लेके आज तक
लगभग 25 लाख करोड़ को हमारे नेशनलाइज और कोऑपरेटिव बैंक्स अंदर हैं, और ये पैसा अगर आप ट्रेल ढूंढ लेते जाएंगे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में मिलेगा आपको ये। विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक मीडिया हाउस में बैठे हुआ हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पैसे का ट्रेल आपको एट द एंड ऑफ द डे जाकर अगर मिलेगा तो बड़े बड़े उद्योगपतियों और पॉलिटिशियंस के पास मिलेगा, और वो पैसा था बैंकिंग सेक्टर का। और दूसरा सेक्टर जो सबसे बड़ा धक्का लग रहा है LIC को। LIC के लगभग अभी तक 40,000 करोड़ को हम अंदर है। कोई बोल रहे 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ भी बोल रहे हैं। अल्लाह आलम, रियल पिक्चर तो पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में सामने आएगी। लेकिन एक ही दिन में 32,000 करोड़ LIC के खपे, और उसको न्यूज 18 के ऊपर मैंने उस दिन आवाज उठाई थी। फिर नेक्स्ट डे मिला के 70,000 तक वो फिगर गया था, वो भी आवाज मैंने उठाई थी न्यूज 18 पर कि ये पैसा भी अब LIC सेक्टर का अंदर हो रहा है। इन रिटर्न फिर बैंकिंग सेक्टर को नुकसान है, क्योंकि बैंक ने LIC के शेयर्स खरीद रखे हैं। तो ये पूरा कच्चा छट्टा जो स्कैम का है, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई अच्छे आसार मुझे नजर नहीं आ रहे, इल्ला माशाल्लाह कि अल्लाह ताला कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दे और बच जाए, अल्लाह वरना जस्ट ऑन द फेस वैल्यू थिंग्स आर नॉट गुड। तो बैंकिंग सेक्टर से परे हट के अगर हम आते हैं छोटे ताजिरों की तरफ, छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, ये किस तरह से मुतासिर हुए हैं ये लॉकडाउन और कोविड-19 के बाद? हमारे मिडिल क्लास ट्रेडर्स के लिए एक मैं आपको यानी कि पॉजिटिव बात जो होने वाली है कि परचेजिंग पावर आवाम का 2 महीने से पैसा रुके हुआ था, और वो पैसा वो लोग अब खर्च करेंगे निकल कर। तो हम अल्लाह से उम्मीद ये करते हैं कि मिडिल क्लास ट्रेडर्स अगर वो लोग सही चीज़ को अच्छी क्वालिटी पर देते हैं तो उनके लिए कस्टमर्स एक बड़ा मसला और बहुत ज़्यादा सेल्स एक बड़ा मसला नहीं रहेंगे, रादर उनके सेल्स अच्छे चलेंगे। खास तौर पर FMCG सेक्टर जिसे कहते हैं हम, जरूरियात जिंदगी का जो सेक्टर है, उसमें खाने पीने का सेक्टर सबसे ज्यादा, उसके बाद भी माशाल्लाह कपड़े वगैरह का। लग्जरी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा हिट होगा। मिडिल क्लास कारोबारी सेक्टर जो है हमारा, लग्जरी सेक्टर अगर देखा जाए तो ये तो हमारे कोविड-19 के पहले से हिट होना शुरू हो गया था, और लोगों ने रोना भी शुरू कर दिया था। लुइस विटॉन से लेकर आप LVMH बोलकर जो स्विस कंपनी, फ्रेंच कंपनी है जो पूरे ब्रांड्स को टॉप के मेंटेन करती है, जिसके पास टिफनीस वगैरह जैसे कंपनी इसके अंडर में चलते हैं, खाली उसके ओनर का लगभग $30 बिलियन का लॉस बता रहे हैं 2 महीने के अंदर लॉकडाउन के। तो लग्जरी सेक्टर को धक्का है जी। हाई क्लास मोटर इंडस्ट्री हो, हाई क्लास ज्वेलरी इंडस्ट्री हो, उसको धक्का है। वरना नॉर्मल जो मिडिल क्लास सेक्टर है, अल्लाह से मैं उम्मीद करता हूं वो जल्दी नॉर्मल सी पर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो हमारे देश में जो हमारी GDP की जो हालत रही है, जो हम लोगों ने देखा है, सूरत हाल जो रही है, उसके बाद ये जो आपके लॉकडाउन की मार पड़ी, तो इसके बाद जब ये दौर ख़त्म हो जाएगा, जबकि सरकार अपनी तरफ से ये ऐलान कर देगी कि अब ये लॉकडाउन के पीरियड को ख़त्म कर दिया गया है और ज़िंदगी नॉर्मल की तरफ आ रही है, उस वक्त आपको क्या लगता है कि ये GDP और जो शराकतदार हमारे हैं वो इनकी पोजीशन क्या रहेगी? अक्सर इंडस्ट्रियलिस्ट एक बात कह रहे थे दबे अल्फाज में, मैं उसको खुलकर कह रहा था जी कि बड़ी मेहरबानी होगी मोदी गवर्नमेंट कुछ ना करे तो। यानी जो चीज़ चल रही है अवाम की मेहनत से चलने दिया जाए, उसे चलने दिया जाए, मेहरबानी करके अवाम की मेहनत से चलने दिया जाए। आप बैठकर टैक्स के पैसे गिनते रहें, यानी बिजनेस एक्टिविटी चलेगी, रूटीन चलेगी, आप खर्च कर रहे हैं, दुकानदार बेच रहा है, GST का एक प्रोसेस चल रहा है, उसका GST नंबर है, मरता क्या ना करता वो पैसे दे रहा है 28% तक, 30% तक, और अवाम के पैसे गवर्नमेंट ले रही है। इसको चलने दिया जाए बगैर कोई और देड़हुशारी करे। मैं थोड़ा हमारे हैदराबादी लैंग्वेज में कहना चाहूंगा, देर होशियारी मत करो बोलते हैं, यानी कि भाई आप होशियार रहिए, होशियारी से काम को संभालिए, देर होशियारी से पूरे काम को बर्बाद मत कीजिए। तो मेरी भी गुजारिश प्रेजेंट डे गवर्नमेंट से यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेट द शो रन्स, लेट द बॉल रोलिंग, चलने दीजिए। कुछ तो भी एक नया लेकर आकर आप एलेक्स स्मार्ट बन के, कुछ तो भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट मत लाइए रात रात अमिताभ बच्चन बन के, जो पूरे प्रोसेस को फिर समझ रहे हैं आप रिवर्स स्पाइरल में डाल के पूरा लिख जाके अंदर खपा डाले। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही थी। एक चीज़ जो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि जिस तरीके से ये कोविड के बाद में लोगों को बचाने के लिए एक लॉकडाउन का जो एक
ये रचा गया, जो प्रोग्राम्स लिए गए, कभी ताली बजवाई गई, कभी थाली बजवाई गई, कभी दिए जलाए गए, कभी मोमबत्ती जलाई गई, फिर उसके बाद हमारे आर्मी के जवानों की जो है वो उत्साह को बढ़ाने के लिए फूल बरसाए गए और न जाने क्या क्या किए गए। क्या इन तमाम चीज़ों की आपको लगता है कि ज़रूरत थी या इसका कोई हमें फ़ायदा भी पहुंचा? देखिए, एक डिसीशंस होते हैं हार्ड कोर डिसीशंस जो ग्राउंड पर असरअंदाज होकर आवाम को एक पर्टिकुलर क्राइसिस से कैसा जूझना है और कैसा उससे निकलकर उभर कर आना है। एक ये हार्डकोर डिसीजंस होते हैं, बिल्कुल, जिसमें आप आवाम को ये एहसास दिलाते हैं कि हम सबका एक रब है और वो हमारा पालनहार है, आप भरोसा रखिए उसके ऊपर। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, फिर से माशाल्लाह सूरज तुलू होगा। आप हिम्मत की बातें कर कर आवाम को जो एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं और आवाम को आप डिप्रेशन में नहीं जान देते और अच्छी खूबसूरत तरीके से उसको रहनुमाई करते रहते हैं इस गहरे अंधेरे टनल से निकलने के लिए। दूसरा होता है आप उसके बिजनेस पॉलिसीज पर और उसके अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। भाई ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसी होगी, ऑनलाइन सेल परचेज कैसा होगा, ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस कैसे चलेंगे, ऑनलाइन एम्प्लॉइज घर पे बैठ के भी काम करेंगे तो कैसा करेंगे। अब ट्विटर सितंबर तक ऑनलाइन काम लेने वाला है पूरे एम्प्लॉइज से। इंटरनेशनल ब्रांड सोच रहे हैं इस बारे में कि घर पे से ही काम लिया जाए। तो आप ये पूरी चीजें बताकर उनको एक उम्मीद की किरण जगाते रहते हैं कि वो यंग माइंड्स है, ये ना सोचे भाई अब डेड एंड आ गया, अब तो मेरी लाइफ गई, अब मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, मेरी वाइफ की एक्सपेक्टेशन, मेरा छोटा बच्चा उसकी एक्सपेक्टेशन मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बाकी है। आप करके ये एक तरीका है। एक तरीका है शोमैनशिप। आप आते हैं छू मंतर बोल के एक चीज बता देते हैं, वो मसाइल जाके वही रह जाते, उसमें थोड़ा इजाफा ही हो जाता और आप वो चक्री में डाल के निकल जाते। एक टास्क देके अवाम गधों की तरह वो टास्क के पीछे दौड़ती रहती है। तो क्या हमारी अवाम क्या इस हद तक जो है ज़हनी तौर से बिल्कुल एकदम दिवालिया हो चुकी है कि वो जरा सा भी सोचने को तैयार नहीं होती? क्योंकि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। जी। और हम हर चीज को जो हमें बताया गया है उसमें अगर कुछ मजहबी मामलात भी हों तो उससे परे हट के भी हमें एक बसीरत हासिल हो चुकी है, एक नज़र हासिल हो चुकी है कि हम चीज़ों को टेक्निकली और साइंटिफिकली भी एनालिसिस कर सकते हैं। जी। लेकिन उस वक्त बड़ी हैरत होती है कि जब पढ़े लिखे हजरात और जो लोग बजाते खुद साइंस और टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं वो लोग भी उसी अहमकाना हरकतों में शामिल हो जाते हैं। देखिए मसला दूसरी बात यह है कि दो चीज़ें होती हैं कि ऐसे सूरत हाल में जो देश का हुक्मरान होता है या जो लीडर होते हैं उनका ये काम होता है कि अपनी आवाम को मोटिवेट करें, नहीं है कि उन्हें मिसगाइड करें। क्योंकि मैंने देखा कि इस पूरे दौर में जो कुछ भी एक्शंस लिए गए पहले लॉकडाउन के बाद, फिर दूसरे लॉकडाउन के बाद, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि जस्ट एक टाइम पास कहिए या लोगों के जहन को डाइवर्ट करना कहिए या उन्हें मिसगाइड करना कहिए, क्योंकि उन तमाम चीज़ों का हकीकत से कोई ताल्लुक था ही नहीं और ना ही कोई उसका रिजल्ट सामने आया। देखिए कुरान का एक नाम है फुरखान, द क्राइटेरियन टू जज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, अच्छे बुरे में तमीज सिखाने वाली किताब। बिल्कुल। कभी ऐसी चीजें जब हमारे जहन से निकल जाती है, हमारी जिंदगी से निकल जाती है, तो कोई भी हमको बादौखत उल्लू बनाना आसान हो जाता है। जी। अभी हमारे पास गो करो ना गो का एक नारा दिया गया और कोई आम आदमी रास्ते चलने वाला नहीं दिया, यूनियन मिनिस्टर के लेवल का बंदा कहता है वही गो करो ना गो। इसी बात का तो अफसोस है। और दूसरी बात, एक बड़ी प्यारी बात एक हिंदू भाई ने लिखी ट्विटर पर, जितनी थालियां बजाते वक्त निकली थी, ताली के साथ थाली निकली थी टन 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 बजाने के लिए, अगर उतनी थालियां लॉकडाउन में रोड पर आने वाले मजदूरों के लिए निकल जाती एक टाइम का खाना लेकर, तो हम समझते हैं लाखों हजारों वो 10 रुपए की मोमबत्तियां जो थी उस पर जो रकम खर्च की गई है वही तो न जाने कितने भूखों के काम आ जाती, बस 2 वक्त का खाना, कितनों को बिस्किट का पैकेट मिल जाता और एक चाय मिल जाती। लेकिन वो जो छोटे छोटे बच्चे रोड पे चल रहे हैं 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, पैर में आबले आ गए, छाले आ गए, चल रहे हैं भूखे प्यासे, तो उनके लिए एक ठंडा पानी का बोतल मिल जाता या एक चाय की प्याली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इसके लिए राहत कुशी का जो भी काम हुआ, अगर देखा जाए तो अवाम ने ही अवाम की अल्हम्दुलिल्लाह
बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। कोई भी 100% सरकारी डिपार्टमेंट या इल्ला कुछ माशाअल्लाह। भी नहीं, Indeed, बिल्कुल नहीं। indeed। अवाम ने अवाम के लिए किया। Yes, yes, लेकिन जब अवाम ने डोनेशन दिया तो वो पीएम केयर फंड में गया, जिसके बारे में ये है कि आज सोनिया right to गांधी inform- पर केस कर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। गलती इतनी कि कांग्रेस पार्टी ने पीएम केयर फंड को पब्लिक करने के लिए कहा है। पैसा आया कितना, जा ये कहाँ तो रहा हमारा है? हक है अगर देखा जाए ना। आज सोनिया गांधी पर केस हुआ है। आज की बात बता रहा हूं, मैं यहाँ आने से पहले पढ़कर आया हुआ हूं। तो ये समझ में आ रहा है कि आप खुद खर्च करें, आप गवर्नमेंट को भी दे, फिर आप हिसाब भी ना पूछें। हाँ आप हिसाब पूछेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जी। फिर आप पड़ोसी का भी ख्याल आप ही रखें, थाली भी आप ही बजाएं, मोमबत्ती भी आप ही बजाएं, नाचना भी है तो आप ही नाचें, और उसके बाद टैक्सेस भी आप ही दें। भरें। फिर आत्मनिर्भर रहकर एट द एंड ऑफ द डे आप ही पूरे देश की इकोनॉमी को उठाएं। फिर गवर्नमेंट क्या करेंगी, तो बोलकर जब हाँ, सवाल किया जा exactly रहा वही है कि ये जो आत्मनिर्भर की भी आपने बात की, जी। ये जो हमारे सामने एक नया एक जैसे एक पिछले दिनों एक टर्म आया था क्रोनोलॉजी। जी वो क्रोनोलॉजी समझते गए, हम हर चीज में क्रोनोलॉजी तलाश जी, करते जी, गए। जी। क्रोनोलॉजी समझते 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 अब जो है हमारे सामने एक दिया गया आत्मनिर्भर होना जी, है। जी, जी। हमारे पीएम साहब ने फरमाया कि इस कोविड ने पूरे देश को एक अवसर दिया है आत्मनिर्भर होने का। अपने आप को ऊपर उठाने जी, का, जी, जी। आत्मनिर्भर होने का। जी, जी। चलिए साहब, ठीक है, बड़ी खूबसूरत बात है कि कोविड ने भी हमें अवसर दिया। जी लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके पहले हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे? जी जी, इसके बारे में जावेद भाई दो बातें अच्छे से सुन लीजिए। एक बात तो ये है, टर्म्स शुरू हुए हैं अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावरी लैंग्वेज के विकास से। उसके पहले भी इंडिया शाइन और बहुत तरह की इंडिया शाइनिंग तो खैर वाजपेयी जी का दौर था। हाँ। प्रमोद महाजन ने दिया था जी। और फ्लैट गिरे थे। लेकिन उसके बाद भरोसा दिलाया गया विकास का, फिर सबके विश्वास का, हाँ। फिर अब उसके बाद बातें होते होते आत्मनिर्भरता तक आ गई। रेंज रोवर में बैठ के जर्मन कार में मॉन्ट ब्लैंक का पेन यूज करके, रेबैन की ऐनक लगा के, बेहतरीन रॉजर डिबस की घड़ी लगा के, बस अरमानी बस का बस सूट बस पहन बस के। समझ गए आप। और मोदी जी कहते हैं कि तुम लोग लोकल रहो, एग्जैक्टली। मैं इंटरनेशनल रह लिया चलता, तो मेरी तरफ मत देखो, आत्मनिर्भर रहो। खुशी की बात है मेरे को, आई एम वेरी हैप्पी। जी। व्हाई वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, आत्मनिर्भर। लेकिन एक बात याद रखिए, आत्मनिर्भरता के लिए प्लेटफॉर्म देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। एग्जैक्टली। आप मुझसे कहेंगे मैं इंटरव्यू देने आ रहा हूं, तो इलियास भाई रूम भी आप सेट कर लीजिए, पूरा स्टूडियो भी आप सेट कर लीजिए, लाइट्स भी आप सेट कर लीजिए, कैमरा भी आप सेट कर लीजिए, इंटरव्यू भी आप दे लीजिए, आपको आत्मनिर्भर रहना है। तो मैं ये बोलूंगा भाई साहब, ये सेटअप के बगैर अगर आप मुझे मेरा परफॉर्मेंस यहां दो बोल रहे हैं सब्जेक्ट का, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ मैनेजमेंट करेगा, कुछ मैं करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आत्मनिर्भरता की बात कही गई है, इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा पहुंचने वाला है? मेड इन इंडिया के बारे में सुने थे अपन, उसका एक शेयर चल रहा था, चाइना का बना हुआ डिजाइन, पूरा पुर्जे वगैरह लगे हुए थे, देखिए नट बोल्ट्स एंड दिस एंड दैट, चाइनीज कंपनी ने डिजाइन किया था उसको। जी, जी। जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो स्टैचू तो चाइनीज है, हाँ, वो भी 3600 करोड़ का। तो क्या लगता है उससे कि ये जो आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है और लोकल फॉर वोकल की बात की जा रही है, रबिश, फॉर लोकल की बात की जा प्योर रही है। रबिश। नहीं, तो मैं ये जानना चाहता था कि वो जो स्टैचू है उसे क्या रखा जाएगा या गिरा दिया जाएगा? अब वो स्टैच्यू रखें या ना रखें, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए चाइनीज बंदों को बुलाना पड़ा। हाँ। आपको पता है, जी। बीच में पानी जाके लिफ्ट्स खराब हो गए थे उसके, जी, जी, तो जी। चाइनीज बंदे आके सेट करके गए थे। उसके बाजू का एक डायनासोर हुआ करता था, वो गिर गया तूफान था, में, हाँ। उसको भी चाइनीज बंदों ने आके खड़ा करके गए वहां। तो उसका करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चाइना के पास तो है। क्या ये इस तरह का इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में जो हमारी गिरती हुई सरकार की जो हालत है, इसको भी चाइना वाले आके सपोर्ट करेंगे? अगर देखिए, अगर हम ये बात कह दे कि आज की तारीख में चाइना सपोर्ट करेगा, तो उन्होंने लद्दाख तक तो आ गए। जी। आप देखेंगे टेंस चल रहा माहौल, वहां पर फौज बढ़ा दिए उन्होंने, पेट्रोलिंग बढ़ा दिए, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हमारी पहले पेट्रोलिंग होती थी उसको रुका दिए। वो इधर से नेपाल को तैयार करा के भारत के कई इलाकों को नेपाल के नए प्लान, नए उनके मैप के अंदर इंक्लूड करा दिए। उधर कश्मीर के हालात आउट होते जा रहे हैं। इन हालात में अगर मैं ये कहूँ क्या चाइना पे हम निर्भर होते जा रहे हैं, तो फिर मैं बहुत ही खतरनाक रास्ते की तरफ हम जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरी नज़र में आत्मनिर्भरता के लिए जो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, मोदी गवर्नमेंट उसमें से 10% भी प्रोवाइड नहीं कर सकी है। ये बातें बड़ी अच्छी हैं, माइक के ऊपर कहकर थालियां ले लिए न्यूज़
चैनल वाले आपको वाह वाह बता दिए, 70% की रेटिंग, 80% की रेटिंग, वो रेटिंग के लिए ओके फाइन। रियलिटी में जो ग्राउंड वर्क होता है, जो ऑथेंटिक ग्राउंड्स और फाउंडेशंस पे नेशन तैयार होता है, कोई भी ना उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन कोई दूर दूर तक। तो लेकिन अभी ऐसा है कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमारे पीएम साहब ने एक और भी ऐलान किया 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का, तो इसकी जरा वजाहत आप करें। जैसा अनाउंस हुआ पैकेज, 1 घंटे में मैंने एक क्लिप निकाली थी इंग्लिश और उर्दू में जी। मैंने 7 सवाल उसके अंदर रखे थे, आपके सामने दोहरा देता हूं जी। पहला सवाल, इसमें से किसानों की राहत के लिए क्या है जिनका प्रोडक्शन 2 महीने से खराब होके पड़ गया, जो रोड पर आ गए जी। दूसरा, किसानों के जो पिछले कर्जे है उसके लिए क्या है। तीसरा, मजदूरों के लिए, डायरेक्ट मजदूरी जो करता है, जो रोज मजदूरी पे लगा है किसी भी सेक्टर में, उन मजदूरों के लिए क्या है। एक है इनडायरेक्ट मजदूर है, किसी कंपनी को सप्लाई पर लगे हुआ है, डायरेक्ट मजदूरी नहीं करता है, इनडायरेक्ट काम करता है, उनके लिए क्या है। मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए क्या है, क्योंकि 2 महीने से दुकान बंद है, किराया देना है, घर चलाना है, बच्चों की फीस है, फैमिली को संभालना है, राशन 2 महीने से उधार ले रहा था उन्हें, वो पे करना है, ये पूरा प्रोसेस। मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए क्या है, जो रोज दुकान खोल के कमा के घर चलाता था। इसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन 2 महीने से रुके हुआ है। राजीव बजाज चिल्ला रहे थे कि वो तो 60% हम एक्सपोर्ट करते हैं बोल के बचे हुए, अगर हम वो नहीं करे होते तो अभी तक लॉक डाल के घर को चले गए थे। अहमदाबाद की कंपनी का एक ओनर बता रहा था इंडस्ट्री का, मुझे जेल में डाल दीजिए लेकिन मेरे को तनख्वाह देने के पैसे मेरे पास अब नहीं है, वरना मेरी कंपनी बेच देना पड़ेगा मेरे को। ये सेक्टर के लिए क्या है। और 7वीं बात और आखिरी बात जो मैंने पूछी, पेंशनर्स के लिए क्या है। जो पेंशनर्स घर पे हैं, वो पेंशनर्स के लिए कुछ है क्या इसके अंदर बेनिफिट वगैरह, क्योंकि एक पेंशनर पर भी बाद वक्त 2-2, 3-3, 4-4 लोग डिपेंड रहते हैं घर में। सही, राइट। वालिद सारी फैमिलीज चल रही हैं पेंशन के पैसे से। वालिद साहब को पेंशन आती है, एक बच्चा बेरोजगार है, बेटी की शादी अभी भी हुई है, वाइफ है, तो ये 3 जने वही पेंशन में गुजारा करते हैं। तो ये पेंशनर्स के लिए क्या है, 1 रुपया डायरेक्ट इनको ट्रांसफर नहीं, 20 लाख करोड़ में। लेकिन 5 रोज तक 24 घंटे हमारे वित्त मंत्री जो हैं वो बिल्कुल बहुत ही अपने आप को प्रेशर में डाल के उन रुपयों को बांटती रही हैं, और सारे रुपए बढ़ गए। अभी अगर आप देखेंगे तो 20 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने बड़ी प्यारी बात कही इसके ऊपर, हेडिंग देते हैं, सब्जेक्ट नहीं देते। तो ट्विटर पे मैं भी हेडिंग ही लिख रहा हूं, जिस दिन सब्जेक्ट आएगा मैं अपनी राय लिख दूंगा। हेडिंग है, क्योंकि उसमें भी ये बताया गया कि ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया जा रहा है, इसमें भी जो रकम पहले ऑलरेडी दिए जा चुके हैं वो उसको ऐड कर दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो हार्डली मेरे ख्याल से 4 लाख या 6 लाख कुछ हजार करोड़ रुपए नए ऐड हुए हैं, जिसको 14 को जोड़कर 20 बताया बता दिया गया। भाई ये भी एक लेकिन बहुत ही बड़ा फन है ये, और ये सबको नहीं आता, और मेरा ख्याल है कि शायद यही फनकारी है कि जिसके बलबूते पे आज हमारी सरकार जो है हमारे मुल्क को चला रही है। मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद किन चीज़ों से एहतियात बरतनी है, या वो जो एहतियाती तदबीरें बताई गई उनका इतलाक़ करके हम कोई बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, या इसमें किसी और तरह की कोई एडिशन की ज़रूरत है अपने तौर से जो सरकार ने नहीं बताई, जैसे कि थाली और ताली। इससे मैं दाई ऑफ इस्लाम हूँ, इस्लाम का दाई हूँ, तो मैं सबसे पहले बताऊँगा कि हम सब भाइयों को, बहनों को हमारे रब से कनेक्ट होने का वक्त है। बिल्कुल। बीमारी तेजी से फैल रही है जी। 10,000 केसेस थे तो हमने मोमबत्ती जलाई, 40,000 केसेस हुए हमने थाली बजाई, 80,000 केसेस क्रॉस हुए हमने फूल बरसाए। कोरोना भी कंफ्यूज है अब 1 लाख के बाद, इन लोग मेरा इलाज कर रहे हैं, मेरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें भी बेचारा। हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारे मुल्क में जो है वो कोरोना को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तादाद बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे सामने नए नए एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम जो है वो आ रहे हैं। अब बस मेरे ख्याल से सिर्फ एक और क्या कहते हैं कि प्रोग्राम बाकी है, क्योंकि ताली हमने बजा ली, थाली हमने बजा लिया, फूल हमने बरसा लिए, और ये दारू का जश्न हमने मना लिया, शराब की नदियाँ बहा दी गई। अब बस वही कुछ एक म्यूजिकल प्रोग्राम रह गया है। राइट। और मोदी है तो रक्स का एक प्रोग्राम, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी पॉसिबल है, आज दे तो कर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं इतना ही कहूंगा, अल्लाह से कनेक्शन का मौका है, रब को याद करने का, उसको पुकारने का, और उससे हिफाजत मांगने का, और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है फिजिकल डिस्टेंसिंग के,
हैंड वॉश करने के, फेस वॉश करने के, नोज़ क्लीन करने के, थ्रोट क्लीन करने के, इसको वज़ू के ज़रिए बराबर करते रहा करिए। तीसरा, आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जितने डाइट से, ख़ुसूसी तौर पर विटामिन सी है, ऑरेंज वगैरह है, या फिर हमारा ग्लूकोन सी वगैरह जो है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लीजिए। तंबाकू और शराब को छोड़िए। तंबाकू के केसेस वाले जितने कंज्यूम करते हैं टोबैको, उनमें ये केसेस ट्रिपल है और रिकवरी का बहुत कम चांसेस है। तो तंबाकू और शराब को छोड़िए। फिर साथ में मार्केट वगैरह में फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। अननेसेसरी बाहर मत निकलिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, घर को आफियत जानकर बैठे रहो, अपने ईमान को बचा लोगे बोले। तो बाज़ वक़्त जान को बचाने के लिए भी घर को आफियत समझिए। ज़रूरी है तो निकलिए, नहीं तो अवॉइड जितना कर सकते करिए। और एक बात का कि अपने बिजनेस एक्टिविटी को रात देर रात रिवाइव करने का मत सोचिए। देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन इन वन नाइट। जरूरी है, इसको एक टाइम लगेगा, एक प्रोसेस लगेगा। पूरी मार्केट को रिवाइव होकर रोड पे आने के लिए, फिर से रनिंग ऑन द ट्रैक्स के लिए वक्त लगेगा। उसके लिए वक्त दीजिए, उसके लिए अच्छे से माशाल्लाह कोशिश कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह फिर से एक दौर आएगा जब हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा क्राइसिस आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए और अल्लाह का एहसान है, फैमिली के साथ निकल गए और अल्लाह फिर से हमारे ज़िंदगियों को परवान चढ़ा दिया। एक दौर फिर आएगा इंशाअल्लाह। गम ना करें, खौफ ना कहें, कामयाब रहेंगे अगर मोमिन हैं इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि कोविड-19 को आप लोग सिर्फ एक वबा न समझें, बल्कि इससे आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, सामने का भी और पीछे का भी। सामने का रुख यह है कि ये एक वबा की सूरत हम पे नाजिल हो गया है और हम लोग इस तरह से परेशान है, पूरी दुनिया के इंतशार में आ गई है और एक खलफशार का शिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक पॉजिटिविटी ये भी हुई है कि लॉकडाउन की वजह से ही सही हम अपने रिश्तों के करीब आ गए हैं, अपने अल्लाह के करीब आ गए हैं। और अगर देखा जाए तो मज़हब इस्लाम के हवाले से मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि मज़हब इस्लाम जो है महज एक मज़हब नहीं है, बल्कि ये एक जीने का तरीक़ा है, एक साइंस ऑफ लाइफ है। इसमें किसी भी चीज़ को अगर आप उठाकर साइंटिफिकली उसे एनालाइज करेंगे तो देखा जाएगा कि उसमें हर वो बात जो बताई गई है करने के लिए, उसके पीछे एक मकसद है जो आपकी बक़ा के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, इसमें जो हम वज़ू करते हैं, कोविड से बचने के वो तमाम तरीक़े जो बताए गए हैं, आप देखें कि अगर हम सिर्फ 5 वक्ता अगर वज़ू करें नमाज की अदायगी के पहले, तो वो तमाम चीज़ें हम खुद ब खुद मेंटेन कर लें इंशाअल्लाह। तो ज़रूरी यह है कि हम अपने जड़ों से जुड़ कर रहें, क्योंकि शाख से टूट कर पत्ते भी कभी खिलते हैं। आज का अलमिया यह है कि हम मुसलमानों में भी एक बहुत कमी आ गई है कि हम अपने असलाफ से दूर होते जा रहे हैं, अपने मज़हब की बताई हुई बातों से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम इन पे चलें और पूरी ईमानदारी के साथ चलें, खुदा के बताए हुए अहकाम को मान कर चलें, तो इंशाअल्लाह कोविड फिर हमारे करीब भी नहीं आएगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ समाजी जिम्मेदारियां हैं जिसको भी पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं और ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं, ज़िंदगी वो होती है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। तो न सिर्फ ये कि अपना ख्याल रखें, बल्कि अपनों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें और पूरे समाज का ख्याल रखें। और कोई भी काम ऐसा ना करें कि जिससे आप पे उंगली उठे या किसी का नुकसान हो। प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं आखिर की तरफ आया हूं और एक सवाल मैं ख़ास तौर से करना चाहूँगा अपने मेहमान जनाब इलियास साहब से कि जनाब, ये जो 20 लाख करोड़ का फंडा है, ये कितना ख्वाब है और कितनी हकीकत है? मैं कोविड से बचने के तदबीर में एक जुमला रहना गया था मुझे कहने के लिए, मैं वो बता दूं कि शहद और कलौंजी मिलाकर रोज़ 1 चम्मच ज़रूर लीजिए। शहद और कलौंजी को अल्लाह उसके नबी ने शिफा बताया है, ज़रूर फ़ायदा रहेगा और अल्लाह का एहसान है, मैं अपने घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप यकीन जानिए, इतना माशाल्लाह फिज़िकली और मेंटली आप रिफ्रेशिंग और फिट महसूस करते हैं। तो 1 चम्मच शहद कलौंजी मिलाकर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। 20 लाख करोड़ कितना फ़ायदा, कितना ख्वाब, ये मुझे साफ साफ धोखा नज़र आ रहा है जावेद भाई। ऊंची पोजीशन पर रहकर बड़े टीवी चैनलों को इस्तेमाल कर कर ऊंचे ऊंचे वादे कर कर आवाम को एक हसीन सा ख्वाब दिखाया जा रहा है, लेकिन लिटरली ये गुमराही है, धोखा है। आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेगी। रास्ता चलते चलते 200 किलोमीटर पे मजदूर गिर के मर गया, रोड के ऊपर बैठे थे, लारियों ने कुचल दिया, थक के
ट्रेन की पटरियों पे सो गए थे। एक फैमिली ने खुदकुशी कर ली, एक 2.5 साल की बच्ची और मियाँ बीवी। यहाँ पर करीब की बात है, उसने खुदकुशी कर ली। ऐसे कई केसेस में बताऊंगा आपको, ऐसे कई केसेस। आज दिल्ली की मार्केट में एक मेवे वाले को लूट लिया गया। ट्रेन के स्टेशंस पर गाड़ी रुकती है तो दुकानों को लूटा जा रहा है। इसको फूड रायट्स कहते हैं। जब भूख हद से ज्यादा हो जाती है, जेब में पैसा नहीं होता, तो इंसान लूटपाट पर आमदा हो जाता है। और ये हो चुका है, और दूसरे मुल्कों में भी हमने देखा, सोमालिया वगैरह में यही सूरत हाल हुई। आपने अर्जेंटीना में देखा, सोमालिया तो खैर दूर की बात है, अब अर्जेंटीना एक दौर में अच्छा मुल्क माना जाता था, ब्राजील में देखने में आया। उसकी तरफ हम जो धकेल रहे हैं, ये वादे करके, धोखे देके, इसके लिए मैं नहीं समझता कि अल्लाह माफ़ करेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इलियास साहब कि हम इस तरह की बातें करते हुए शर्मसारी भी महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको याद होगा जिस ज़माने में 15 लाख रुपए का वादा किया गया था हर एक शख्स के अकाउंट में आने का, लेकिन जब ये बात आगे बढ़ी तो अमित शाह ने बड़ी ही दीदा दिलेरी के साथ कह दिया कि वो तो एक जुमला था और इंतखाबी जुमले तो इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर हम उस जुमले की रोशनी में इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को देखें तो इसका रिजल्ट जो सामने आता है बहुत खराब, बहुत खराब। वो दौर में हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी लाइफ स्टैंडर्ड थी जी, हमारे पास आवाम के पैसा था, हमारा किसान भी उतना रोड पर नहीं आया था। आज के दौर में आप अगर ऐसे धोखे दे रहे हैं गवर्नमेंट में रहकर, तो मैं समझता हूं उनकी जान लेने का गुनाह, नाकाबिले माफ़ी है ये नाकाबिले माफ़ी। और एक बात मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि दुआ हो या बद्दुआ हो, असर तो करती है, देर से करे पर असर तो करती है। मैं सिर्फ अपनी जानिब से इतना करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जो साहब ऐवान हैं, जो तख्त पे बैठे हैं, जो ताकतवर हुक्मरान हैं, वो ये न भूलें कि एक मुल्क की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और न जाने कितनी निगाहें उनकी तरफ देखती रहती हैं। दुआओं के लिए भी हाथ उठते हैं, बद्दुआओं के लिए भी हाथ उठते हैं। कोशिश इस बात की कीजिए कि आपकी हुकूमत के लिए और आपके लिए बद्दुआओं के लिए हाथ न उठें, ताकि आप भी सलामत रहें और आपकी सरकार भी सलामत रहे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे मेहमान थे जनाब इलियास साहब, इलियास शरफुद्दीन साहब, और इन्होंने आज बड़ी कीमती बातें की और आज की ये मुलाकात यादगार रखी जाएगी। इंशाअल्लाह हम ऐसी मुलाकातें इनसे करते रहेंगे। आज के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।